आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे को पहले समझ लेते हैं इस पैकेज के जरिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के इस बयान के बाद तस्वीर आईने की तरह साफ हो गई है। इसके साथ ही पिछले कुछ वक्त से चली आ रही उन अटकलों पर भी विराम लग गया कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से दूरी बनाए हुए हैं। इसका सीधा कनेक्शन उनकी नाराजगी से भी जोड़ा जा रहा था। नकुलनाथ ने ये तो कहा कि वो और कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप भी मढ़ दिया। इससे पहले बुधवार को कमलनाथ ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए विदाई की बात कही थी। भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। मैं चाहे कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। नकुलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ और नकुलनाथ समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। के बाद जो उनको स्पष्ट हार नजर आ रही है, तो ऐसे में बौखलाहट भी है, असहजता भी है, और जो स्पष्ट दिख रहा है वो मन के भाव में भी नजर आ रहा है कि इस बार वो सीट हार रहे हैं। ऐसे में एक पुत्र मोह जो कैसे भी स्थापित करने के लिए कमलनाथ जी अपना प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार नाथ के चुंगल से निकलेगी और डबल इंजन की सरकारों के माध्यम से जो विकास कार्य हुए हैं उसको अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर काबिज बीजेपी इस बार सभी 29 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इस लक्ष्य में छिंदवाड़ा बड़ी बाधा है, जिसको पार करने के लिए बीजेपी मिशन छिंदवाड़ा पर काम कर रही है। माइंड गेम के साथ ही बीजेपी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को चार्ज करने के साथ ही बढ़ा भी रही है। क्या 24 में बीजेपी नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जीत का परचम लहरा पाएगी? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या नाथ 24 में फिर छिंदवाड़ा का किला बचाने में कामयाब होंगे? इसी पर सियासी पंडितों की नजर है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और फिर एक बार वही सवाल, लेकिन विराम के साथ, कहीं ना कहीं एक ठहराव के साथ। नाथ लड़ेंगे संग्राम, अफवाहों पर विराम। कमाल है साहब। इसके पहले जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह के मसले उठे, तो ऐसा शोर हुआ कि ऐसा लगा क्या होने जा रहा है। लेकिन आखिर नकुलनाथ जी को लेकर, क्योंकि हम मीडिया वालों के लिए तो कहा जाता है ना कि आखिरी तक कोई ना कोई सिरा पकड़ के ही चलते हैं। नकुलनाथ नहीं आए अभी, कहाँ है नकुलनाथ? नहीं, अंदर खिचड़ी पक रही है, आप देखना, अब तो यही चलता है, एक कांग्रेस में तो एक बीजेपी में। लेकिन नकुलनाथ भी चले आए और गुरुवार को उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि न कमलनाथ जी और न मैं। अब सवाल ये है कि फिर ये सब खबरें क्यों उठी, कहाँ से उठी, और उस समय उठी तो जो सेंटेंस अब कह रहे हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, उस समय क्यों नहीं कहे गए? उस समय ये जवाब क्यों मिला कि मैं अगर ऐसा कोई स्टेप उठाऊंगा तो आपको सबसे पहले बताऊंगा? ये सस्पेंस क्या जानबूझकर क्रिएट किया गया? क्या जानबूझकर इट वाज अ ट्रैप? एक ट्रैप था ये? ट्रैप यानी बीजेपी के लिए या अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए? मीडिया तो फंस ही जाता है कहीं ना कहीं बीच में। लेकिन बड़ा ही अनसुलझा हुआ रहस्य है, ये बरमूडा ट्रायंगल की तरह है कि आखिर ये मसला उठा क्यों और उठा, और समापन भी इतनी जल्दी कैसे हो गया।
पहले बंसल न्यूज़ के सवाल नंबर 1, क्या 2024 में बीजेपी को मिशन 29 से रोक पाएंगे नकुल नाथ? $1 मिलियन क्वेश्चन है सर ये। सवाल नंबर 2, छिंदवाड़ा का किला बचाना इस बार कांग्रेस के लिए पहले से ज़्यादा कठिन साबित होगा? बिल्कुल बेशक, पिछले बार के आंकड़े देखें और अगर इस बार शिवराज जी जैसा कोई प्रतिद्वंदी वहाँ खड़ा हो गया, या उन्हीं के कद का या उन्हीं के जैसा कोई फिल्म स्टार कोई और, तो निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी होगी। और तीसरा सबसे अहम सवाल, छिंदवाड़ा का संग्राम 24 के चुनाव का एजेंडा सेट करने वाला होगा एज फार एज मध्य प्रदेश इज कंसर्न, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही वो आखिरी किला है जो अगर बीजेपी ढहाने में कामयाब हो गई तो वो कह सकती है कि हमने मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक अपने उस सो कॉल्ड नारे को आगे बढ़ा दिया है, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश। क्या ऐसा होगा? सब सवालों के घेरे में हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, प्रखर युवा नेता हैं, बहुत स्वागत है। और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगी युवा नेता प्रवक्ता नेहा बग्गा, उनका बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र सिंह राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर, धीर गंभीर मुस्कुराते कठिनाई से हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। शैलेंद्र जी, पहले आपके विश्लेषण से ही शुरू करें। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा आदत से मजबूर हूँ। एंकर्स के बारे में कहा भी जाता है शैलेंद्र जी, बड़े मजबूर होते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कई बार डांट भी खा जाते हैं। इसीलिए बहरहाल आप किस तरह देखते हैं कि छिंदवाड़ा का ये मसला, क्या आपको बहुत ही ऑर्गेनिक लग रहा है, ये सब कुछ बहुत स्वाभाविक लग रहा है जिस तरह से ये सो कॉल्ड एक कंक्लूजन तक पहुंचा है? देखिए, ये पूरी कहानी मेरे को ऐसी नज़र आती है कि एक फिल्म है जिसकी पटकथा लिखी गई, जिसमें कास्टिंग हुई, शूटिंग भी शुरू हुई, 4-5 रील भी शूट हो गई, लेकिन फिर प्रोड्यूसर ने अपने हाथ खींच लिए और फिल्म बंद हो गई। कुछ कहानी ऐसी ही छिंदवाड़ा की मुझे नज़र आती है जी। और आप देखिए, 17 तारीख को जब छिंदवाड़ा कमलनाथ ने छोड़ा था, नकुलनाथ और कमलनाथ, और फिर 27 को कमलनाथ लौटे, तो ये 10 दिन छिंदवाड़ा की राजनीति के इतिहास के बड़े महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। तो इन दिनों में काफ़ी कुछ घटा है, क्योंकि अगर ये माइंड गेम चल रहा था जो भी है, और कहानी आप माइंड गेम किसके लिए? माइंड गेम मुझे लगता है कि दोनों तरफ से था, अपने अपने तरीके से। अगर ये था माइंड गेम, तो क्या उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता का भी टेस्ट ले लिया है? बिल्कुल, ये बातें जरूर, एक पक्ष ये भी जाता है कि एक विचार उछाला गया, वहाँ छोड़ा गया, फिर उसके रिएक्शंस देखे गए और उसके बाद फैसला बदला गया, या जो भी बात थी। लेकिन इस पूरे दौरान देखिए आप, इसका हासिल क्या हुआ इस पूरी कहानी का, अगर आज हम बैठ के यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, जब नकुलनाथ ने इस स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है, तो एक तो कमलनाथ की छवि छिंदवाड़ा में जो है वो एक लोह पुरुष जैसी है, जो कहते हैं वो करते हैं पिछले 45 सालों से, एक मजबूत व्यक्तित्व। तो लेकिन उसको छवि को कहीं ना कहीं डेंट लगा है, ये हम कह सकते हैं। और दूसरा पक्ष है बीजेपी का, उस छवि को जो डेंट लगा है कमलनाथ की, उसका फायदा वो लोकसभा में जरूर उठाना चाहेगी। फिलहाल जो स्थिति, इसका पूरा लब्बू वाला जवाब जो निकल कर आप कहीं इस तरफ भी इंडिकेट कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो इस एपिसोड का काफ़ी असर हमको नतीजों पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ये मुख्य मुद्दा रहेगा छिंदवाड़ा में। मुझे लगता है कि अगर एक तरफ अगर बीजेपी मोदी के और कमलनाथ जी लूजर एंड पे, आपको लगता है कि नुकसान अगर होगा तो बीजेपी को नहीं होगा? देखिए, छवि पर तो डेंट लगा है कमलनाथ की, क्योंकि वहाँ पे देखिए इलेक्शन का मतलब कमलनाथ ही है, हारेंगे तो कमलनाथ, जीतेंगे तो कमलनाथ, भले ही नकुलनाथ प्रत्याशी होंगे, जो भी होगा। और ये पिछले 45 साल की छिंदवाड़ा की कहानी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे सीजन पॉलिटिशियंस में से एक कमलनाथ जी क्या अपने को ही नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा सो कॉल्ड, अगर हम इसको ड्रामा कहें क्षमा सहित, तो क्या ये ऐसा करेंगे वो? सर, जितना हम सवालों के सिरे पकड़ने की कोशिश करते हैं कमलनाथ जी से जुड़े हुए, जैसे वो ऊन का गोला उलझता था ना बचपन में जब मम्मी स्वेटर बनाया करती थी, वैसा ही मसला है। चलिए नेहा जी की तरफ मैं चलता हूँ। नेहा जी, किस तरह आप देखती हैं एपिसोड चढ़ा, बड़ी तूफानी तरीके की बातें हुई और अब आकर ये कंक्लूजन पर है, पिता भी यही कह रहे हैं, पुत्र भी यही कह रहे हैं, कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये सब बीजेपी की अफवाह। जी शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर कमलनाथ जी जाते तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लेने गई नहीं थी। और आज उन लोगों के दिल जरूर टूटे होंगे, जैसे शैलेंद्र जी भी अभी कह रहे थे, जो कांग्रेस में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कमलनाथ जी जाएं तो हमारा नंबर आए, क्योंकि कांग्रेस तो प्रसिद्ध है अपने परिवारवाद के लिए।
और पूरी कांग्रेस उसी दिशा में चल भी रही थी कि या कमलनाथ नहीं तो नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ। उस वजह से जो युवाओं की अनदेखी हुई है, जिस प्रकार से संगठन की अनदेखी हुई है, कांग्रेस के तमाम सारे नेता जिनके बयान आ रहे थे उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कमलनाथ जी जा चुके हैं। नकुलनाथ जी ने अपना ट्विटर पे से जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको अलग कर दिया है, कवर फोटो चेंज हो गया है, उसमें से कांग्रेस हट गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक लक्ष्य के साथ चल रही है शरद जी, जो मिशन 29 है। पिछली बार 28 सीटें लेकर आए थे, इस बार 29 से 29 सीटें लेकर आएंगे। और जो जनता के बीच में जिन योजनाओं को लेकर हम गए हैं, जिस संगठन के विचार को लेकर गए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपहार स्वरूप हम लोग मोदी जी को 29 सीटें दे पाएंगे। 370 वोट प्रत्येक बूथ पर बढ़ाएंगे और जो लक्ष्य है 400 पार का, मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका में रहेगा। पर आज हाँ, चिंता का विषय उन लोगों के लिए जरूर है जो खुशियां मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, दिवाली की तैयारी कर रहे थे कांग्रेस पीसीसी कार्यालय में। पर आज जब नकुलनाथ जी ने कहा है तो मुझे लगता है कि दिल तो टूटा होगा। ये बढ़िया आपने करारी चोट कर दी है कि जो लोग दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे, लड्डू बांटने की तैयारी कर रहे थे, अब बताइए मतलब इस तरह से बीजेपी में आमद होती है क्या कि समर्थक पहले ही दिवाली मनाने की तैयारी करते हैं? अवनीश जी, निश्चित तौर पर एक चोट तो है ये बड़ी करारी। जी, क्या क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते हैं विषय में? जी, कभी कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस छोड़कर जा रहा हूँ, ना नकुलनाथ जी ने, और ना ही कभी उनके प्रोफाइल से कांग्रेस गायब। नकुलनाथ जी का प्रोफाइल जो 1 साल पहले था ट्विटर पर, फिर वो आज भी है, वो उनका कवर पेज आप देखें, अगर उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो 1 साल से चेंज ही नहीं हुआ। और सर जी सबसे बड़ी बात, ये पूरा परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। देखिए सर जी, देखा जाए तो आप बीजेपी को क्या फायदा सर इससे? सर जी क्या होता, जैसे अभी नेहा जी कह रही थी बार बार कि भाई लड्डू पेड़े बांटने के लिए तैयार थे और ये ढोल नगाड़े बजाने के तैयार। हम तो ये कहते कमलनाथ जी के साथ मैं खुद 6 साल से काम किया शरद जी, मैं तो ये मानता हूँ कि वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में पिता तुल्य हैं। और सबसे बड़ा उनसे हमें तो उस दिन भी शरद जी दुख हुआ था कि जिस दिन चुनाव हारे तो ठीक है, लेकिन एक परिवर्तन हमेशा होता है, परिवर्तन ही जीवन है। और उसके बाद अगर आप युवाओं की बात कहें तो अध्यक्ष कौन बना? जीतू पटवारी अध्यक्ष बने। आप देखें कौन नेता प्रतिपक्ष बना? उमंग सिंगार, जयवर्धन सिंह नहीं बने। ठीक है, कौन आप देखें उपनेता बना? हेमंत कटारे बने। तो ये बताता है शरद जी कि सबसे पहले भाजपा परिवारवाद के बारे में बात करना बंद कर दे। ठीक नहीं है, अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा शरद जी अलग से आपको एक शो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ, आज देखिए कल कमलनाथ जी ने कहा, आज नकुलनाथ जी ने कहा, मुझे लगता है ये चर्चा का यहीं विराम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप देखें, कल भी और आज भी दोनों नाथों की बातों में सिर्फ एक बात थी, छिंदवाड़ा का विकास और छिंदवाड़ा की तरक्की। देखिए 20 साल से हम विपक्ष में शरद जी, 20 साल से मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं छिंदवाड़ा के विकास पर इतनी सी भी आंच नहीं आई। शिवराज जी तो कह के चले आए थे कि मध्य प्रदेश की सड़कें जो हैं अमेरिका से अच्छी हैं, लेकिन वो सड़कें लगता है उनके जहन में छिंदवाड़ा ही रहा होगा शरद जी। आप देखें जहाँ देश में सबसे स्किल सेंटर कहाँ है? छिंदवाड़ा में। आप देखें कई ऐसी चीज़ें, सबसे अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी, कनेक्टिविटी आप देखेंगे छिंदवाड़ा में। आप जबकि अगर आप सन 78 में जाएं तो छिंदवाड़ा एक आदिवासी बेल्ट हुआ करता है शरद जी। तो विकास हुआ है और वही उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन ये जो शरद जी जो रूमर फैला है, ये बात मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता, रूमर से हमेशा नेता को नुकसान होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कांग्रेस के अंदर, आप बताएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा शरद जी, अलग बात है कि हम चुनाव हार गए, कुछ ईवीएम भी है, कुछ लाडली बहना योजना भी, कई सारी चीज़ें शरद जी, उन पर क्या बोलें, हम चुनाव हार गए। लेकिन शरद जी इतना हमने खुद देखा, आपके मुखमंडल से, आपके चैनल पर देखा कि हाँ कमलनाथ जी की तैयारी बहुत अच्छी है। और आप देखें उसके बाद उन्होंने इस्तीफा काफ़ी पहले दे दिया, उन्होंने स्पष्ट किया था। लेकिन एक प्रोसेस होता है, अतीत के गर्त में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो शरद जी बात साफ बात यह है कि उन्होंने दोनों ने स्पष्ट किया है कि साहब कमलनाथ जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अगर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको अपने आप को थोपना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे लगता है ये एक समझदार नेता की कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि भाई नया नेतृत्व है, कोई और इसको संभाले। लेकिन हाँ फिर भी उनकी प्रायोरिटी थी कि छिंदवाड़ा का विकास ना रोके। और आप मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो 29 मिशन 400 मिशन 370 चला शरद जी, ये कुछ नहीं होगा। खुद भाजपा के आरएसएस के इंटरनल सर्वे कुछ और कह रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश, चलिए मैं लौटता हूँ, अगर बात करें शरद जी पूरे देश की, अगर मिशन 400 की बात करते तो आपको तोड़फोड़ करने की ना हिमाचल में आवश्यकता पड़ती, ना आपको बिहार में आवश्यकता पड़ती। ये बताता है कि आप खुद अपनी बातों में उलझ गए। शरद जी इतनी देर क्यों कर दी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने? ये प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए।
सज्जन सिंह वर्मा कौन है जो बता रहे थे आज के बाद कल आता है और परसों कहाँ चले जाएंगे ये पता नहीं है। तो जिस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी के आ रहे थे और जो मौन साध के कमलनाथ जी नकुलनाथ जी ने रखा था, ये हम सबके सामने है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उनको बेआबरू किया है, जिस तरीके से उनका इस्तीफा लिया है, जिस तरीके से उनके हनुमान भक्त होने का मजाक उड़ाया है, वो कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है वो कमलनाथ जी को चुभा था और इसीलिए उन्होंने अपना मौन साध के भी रखा था। पर शरद जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 29 की बात कर रही है ये पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आत्मबल जो है वो कमलनाथ जी का भी कमजोर हो गया और कांग्रेस का भी विश्वास कमलनाथ जी से उठ गया है। लेकिन नेहा जी, एक परिवर्तन हमने देखा है कि आप लोग बड़े आदर से कमलनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा हनुमान भक्त कमलनाथ जी का अपमान किया। बिल्कुल सही है कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, बिल्कुल किधर है सही वो? है शरद जी, मैंने आपसे चंद दिन पहले भी कहा था जी कि कांग्रेस जो अब राम के नाम पर आ गई है वो अंतिम क्षण में जो राम नाम सत्य है ये वही वाली घटना है। इन्हीं कमलनाथ जी को बेआबरू करके आपने उनका इस्तीफा लिया, ना पहले पूर्व में कोई चर्चा की, ना कमलनाथ जी के इस्तीफे की कोई बात थी। अभी अवनीश जी ने कहा कि वो उम्र के जिस पड़ाव पर है उनका इस्तीफा देना जो है वो ठीक है, उनको ऐसा लगा। तो यही उम्र का पड़ाव पिछले इतने सालों से भी चल रहा था, 2-3 दिन में 4 दिन में कोई अंतर तो आया नहीं है। तो ये जो सम्मान है कमलनाथ जी के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्येक व्यक्ति का जो अपने से वरिष्ठ है उनका सम्मान करती है, कमलनाथ जी का भी सम्मान। बड़ा अच्छा लगता है कि जो भाजपा के लोग कमलनाथ जी को करप्शन ना तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अगले पल उनकी इज्जत मान सम्मान के लिए एकदम छातियां पीटते हैं। ये बताता है कि भाजपा की ना तो नियत स्पष्ट है, लेकिन ना आप नीति सावधान रहिए, नेहा जी आपके प्रति भी गहरा सम्मान भाव रखती हैं। मैं तो साफ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में लीडर है ही नहीं। ठीक है, आपके चलिए, संगठन लीडर कांग्रेस में है और आप मैं हमारे आता हूं। लीडरों को ले जाते हो, जी। चुरा कर ले जाते हो। आपने देखा ना जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे आप बिहार देख लें, चाहे आप महाराष्ट्र देख लें, उत्तर प्रदेश देख लेकिन लें। अब बड़ा डर लगता है, ऐसा जैसे लगता आपकी है- तारीफ हो जाए अभी इस ऐसा फोरम पर लगता है सर बीजेपी कि ये से। सीएनडीएफ बनाना चाहते हैं विधायकों जी। का। 400 से ज्यादा विधायक पिछले 10 साल में भाजपा खरीद चुकी, तोड़ चुकी है, कुछ भी कहें सर। लेकिन आपके लोग भी तो जाते हैं, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता सर वो है। ईडी सीबीआई वाले, सर मैं आपको बताऊं तो आप सारे लोग मान रहे ईडी सीबीआई वाले, घोटाला वाले, संजीव कुशवाहा के ईडी सीबीआई नहीं जाती है, बेचारे वो छाती पीट रहे छात्र, उन पर ऐसे काम क्यों करते हैं सर कि ईडी सीबीआई से डर लगे? हम तो वही कह रहे हैं ना सर, ईडी सीबीआई अद्भुत दल है कांग्रेस पार्टी कि कल तक जब इनके पास थे तो उनके पास ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। ईडी सर्वोच्च न्यायालय ने और सीबीआई सब गलत थे, आज वो सब सही हो गए हैं। आज अपने ही नेताओं को ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता है, ये बहुत लॉजिकल, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत लॉजिकल नहीं लगता कि ईडी आईटी सीबीआई ये कहना बहुत लॉजिकल। शैलेंद्र जी, सवाल फिर वही टंगा है, फिर वहीं आ जाते हैं घूम फिर के कि आपने अगर अपनी ही पार्टी पे दबाव बनाने के लिए ऐसा किया कि साहब जो चीज़ें पहले हैपनिंग्स हुई हैं वो हैपनिंग्स ने मुझे बहुत आहत किया, या तो आप मुझे बताइए मेरा क्या स्थान रहेगा पार्टी में। वो तमाम बातें उन्होंने समझ ली हों इस दौरान, खड़गे जी से बात करके, राहुल जी से बात करके। आखिर अभी भी हम क्यों तह तक नहीं पहुँच पा रहे? क्या यही कमल नीति है कमलनाथ जी? देखिए, ये पूरे एपिसोड में दोनों पार्टियों की अंदरूनी राजनीति भी कहीं ना कहीं उजागर हुई। जैसे कमलनाथ जी ने जब दबाव बनाया, ऐसा कहा जाता है कि राज्यसभा में जाना था। एक छोटा सप्लीमेंट्री मेरा इसमें यह भी है, क्या राज्यसभा का चुनाव कहीं बाधा बना? क्योंकि जिन राज्यों में हमने देखा कि जहां अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मुश्किलें पैदा हुई, हिमाचल की मुश्किलें पैदा, यहाँ अशोक सिंह का साफ तौर पर निर्वाचित हो जाना, क्या इसका भी कोई एंगल हो सकता है? देखिए, कहा यही गया कि कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे क्योंकि वही उनके लिए एक मुफीद जगह थी। या राज्यसभा जाने से किसी को रोक देते? हाँ, जो भी था, लेकिन अगर वह उनकी वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसके बाद कहानी बदली है। तो क्योंकि दबाव तो उन्होंने पहले ही बना लिया था, अगर उन्होंने बनाया था तो ये राजनीति, देखिए कांग्रेस के अंदर की पूरी राजनीति। अब अपन थोड़ा अगर बाद में आए, जब ये ऐसा कहा गया कि कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए और अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो यहाँ बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की भी खबरें आई कि वहाँ 2 धड़े थे कि कमलनाथ को लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो इस पूरे एपिसोड में सिर्फ कमलनाथ नहीं है, कांग्रेस के अंदर की भी राजनीति है, हाईकमान से लेकर मध्य प्रदेश तक की, और बीजेपी की भी अंदरूनी राजनीति है, हाईकमान से लेकर मध्य प्रदेश तक की। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के बयान भी आए, कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया या जो भी है, हालांकि बहुत चुप्पी साधे रखी बीजेपी ने इस पूरे मामले में। लेकिन शरद जी देखिए, इस पूरे एपिसोड में दोनों दलों की अंदरूनी राजनीति भी उजागर तो हुई है, अगर समझने वाले समझे। बीजेपी ने तो कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं की, किसी बड़े नेता का बयान नहीं, मध्य प्रदेश में किसी नेता का बयान नहीं, और कोई ऐसी बात भी नहीं। तो ये भी एक रहस्य है कि ये अंदरूनी राजनीति थी क्या, खासतौर से बीजेपी की थी,
तो उससे बीजेपी को क्या छिंदवाड़ा का रण जीतने का फायदा हुआ और क्या उसी ने डिफ्यूज किया ये पूरा प्लान? नेहा जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, आप उत्तर देना चाहें तो दीजिए। कभी हम लोग सोचते हैं जिस तरह आप लोगों का कांग्रेस प्रेम छलक छलक के बह रहा है किसी जंगली झरने की तरह, तो उससे ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी बिठाना पड़ेगा। ये अपोजिशन के तौर पर आप अपनी ही पार्टी को बिठाएंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं शरद जी, ये कांग्रेस प्रेम नहीं है। मूलतः प्रश्न ये है कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है, जो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी खुले मन से उन सबको स्वीकार भी करती है। प्रश्न तो ये है कि आज जो देश की सबसे पुराना दल है यानी कि कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश का एक युवा है चौहान, जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ पूरे विश्व भर में जिसके नेतृत्व में सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टी छोड़ी है, तो श्रीमान राहुल गांधी जी का नाम आ रहा था। उस दिन से आज दिनांक तक शरद जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार थी कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के संगठन के बड़े बड़े लोग, कांग्रेस पार्टी के अनेकों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक अनेकों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है? तो ये मंथन और ये विचार करने का विषय जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि उनकी नीति क्यों नहीं है, उनका नेता क्यों नहीं है, देश को लेकर उनका कोई एजेंडा क्यों नहीं है और किसी स्पष्ट विजन के साथ वो लोग चलते क्यों नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये सब उपलब्ध है, इसीलिए लोगों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होते हैं और वो देख रहे हैं कि चाहे देश के अंदर हो चाहे विश्व के अंदर हो, किस प्रकार से हमारे देश का नेतृत्व बढ़ रहा है, किस प्रकार से मोदी जी ने एक परचम लहराने का काम किया, किस दृष्टि से पहले देश को देखा जाता था और आज भारत का सम्मान हो रहा है। तो ये मूल अंतर वहां पर है। जी अवनी जी, एक थ्योरी ये भी है कि अमित शाह जी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, कमलनाथ जी के संबंध बहुत बेहतर हैं दोनों टॉप लीडर्स से, और ये हमेशा कहा गया कि बहुत ही क्लोजली ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं और कहने वाले ये कहने से भी नहीं चूकते कि इसीलिए ईडी, आईटी, सीबीआई कोई अभी तक किसी की आंच कमलनाथ जी तक नहीं पहुंची है। जो व्यक्ति 40 साल सांसद रहा हो और 25 साल केंद्रीय मंत्री रहा हो, उस समय अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी राजनीति की धुरी में ना रहे हों, तो उससे हर पार्टी के लोगों के संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि कांग्रेस कभी बदले की भावना की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस साफ सुथरी राजनीति करती। सर जी, इसके अलावा मैं बात करूंगा जो राष्ट्रभक्ति और जो ईडी, सीबीआई, क्या वो कांग्रेस में रह के नरम हिंदुत्व की धारा लेके आगे बढ़ते रहे? देखिए, हिंदुत्व की जहां तक बात, धर्म की जहां तक बात है, कांग्रेस इस मामले मानती है हर व्यक्ति का निजी विषय। सर जी, जल्दी से एक बात कहना चाहूंगा, अमित शाह, मोदी जी ने भाषण दिया था कि अजीत दादा, चक्की पी सिंह, तीन बहुत महाभ्रष्ट लोग भाजपा बोलती थी, अजीत पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, इनके खिलाफ कई सारी जांचें चल। अजीत पवार को 14,000 करोड़ के घोटाले का, 2 बार अजीत पवार भाजपा में गए, बस सुबह 5 बजे सस्ता ली तो बढ़िया डिप्टी सीएम बन गए, फिर अब तो चलेगा अजीत दादा, चक्की पी सिंह। तो सर जी, ये खेल है ईडी सीबीआई का। आज प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ छगन भुजबल जो 1.5 साल जेल में रहे, आज उनके खिलाफ कोई जांच नहीं है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें सर जी, तो इनके खिलाफ अमित शाह ने किताब छपवा के बांटी कि सबसे भ्रष्ट नेता है। आज वो मोदी जी की भाजपा की आंखों का तारा बन, नो ईडी, नो सीबीआई, नो इनकम टैक्स, ये बताता है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का भाजपा ने दुरुपयोग किया। इस बात को नेहा जी की टिप्पणी से क्लोज करूंगा। मेरा तो प्रश्न अवनीश जी से ये है कि वो ही जवाब दे दें अपने वक्तव्य पे। क्या वो मानते हैं कि अजीत पवार भ्रष्ट हैं? क्या वो मानते हैं कि अशोक चौहान भ्रष्ट है? और अगर भ्रष्ट है, और अगर भ्रष्ट वो मानते हैं तो उन्होंने अपने दल में क्यों रखा हुआ था? दूसरी बात शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो उसकी रणनीति से प्रभावित होकर आ रहा है, किसी के ऊपर भी चल रहे केस समाप्त नहीं हुए हैं। तो ये कांग्रेस अगर मानती कि भ्रष्ट इतने सालों से क्यों पाल रहे थे, तो ये स्पष्टता दिखाई देती है। जी को गद्दार कहते रहे, मुश्किलें बड़ी हैं, पर प्रश्न उठाती है, मुश्किलें बड़ी हैं। अगर कांग्रेस ये एलिगेशन लगाती है कि हमारे यहाँ नेताओं को डराया जा रहा है, ये आरोप है अगर उसका, तो नेता डर क्यों रहे? और बात सही है, दिग्विजय सिंह भी हैं, खुद कमलनाथ जी भी हैं, और नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है। तो फिर क्या आपके यहाँ ऐसे नेताओं की संख्या, जो नेहा बात कह रही हैं, क्या ऐसे नेताओं की संख्या अधिक है जिन पर कोई ना कोई आरोप है? कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन लड़ाई निश्चित तौर पर लड़नी ही पड़ेगी और कांग्रेस को इसके लिए तैयार होना होगा। बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका, बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी आपका, और बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका। और इसके पहले कि मैं समापन की तरफ बढ़ूं, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, 24 की चुनौती, हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव के साथ।
नमस्कार। ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं।